नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज समय से आरंभ न कर पाने के लिए खेद है, लेकिन विजय सरदाना जी ट्रैफिक में फंस गए थे और दिल्ली की ट्रैफिक में आपको पता है यदि कोई फंस जाए तो फिर क्या स्थिति होती है। तो अब हम स्वागत कर रहे हैं विजय सरदाना जी का जयपुर डायलॉग्स पर। और आज का जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, सीए के बारे में भी बात करेंगे और पहले बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट हुआ है कि के कविता जी अरेस्ट हो गई हैं। ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। और उसके पहले कुछ दिन पहले आपको पता है कि मोगंटू रेड्डी जो थे वो वायदा माफ गवाह बन चुके हैं और भी वायदा माफ गवाह बन चुके हैं। कल हियरिंग है क्योंकि सेशन कोर्ट ने जो एएमएम कोर्ट था, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके समन को निरस्त करने से इनकार कर दिया। तो कल का आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी जाएंगे एएमएम कोर्ट में या और कुछ नाटक करेंगे? संजय जी, सबसे पहले को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और साथ में माफी भी मांगता हूं, क्योंकि आज अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन टाइम है तो बहुत सारा वीआईपी मूवमेंट है एयरपोर्ट पर, उसके आसपास सारी सड़कें जाम थी, तो करीब 1 घंटा वहीं खड़े रहे। सर, जो मुद्दा आपने उठाया है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल पे, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का लेवल हो, हाई कोर्ट का लेवल हो या सुप्रीम कोर्ट का लेवल हो, जो बार बार ये तमाशा किया जा रहा था कि पीएमएलए का जो कानून है वो गैर कानूनी है। और मजे की बात है सर, जो एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है वही डिक्लेयर कर रहा है कि कानून गैर कानूनी। तो ये तो हिंदुस्तान के इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में और लीगल सिस्टम में ये एक बड़ा अच्छा एक जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो रहा है कि एक्यूज्ड ही बताएगा कि उसके लिए कानून वैलिड है या नहीं है, और एक्यूज्ड ही तय करेगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से आएगा, एक्यूज्ड ही तय करेगा कि मेरा मूड होगा तो मैं डेट दूंगा, सब कुछ एक्यूज्ड ही तय करेगा। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट्स को एक्यूज्ड की बात माननी होगी, क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है। तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस केजरीवाल साहब क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनने वाली है किसी के लिए या लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है सर। और जो आपने कहा कि क्या कल ये बहानेबाजी करेंगे, ये सर कोर्ट ने पिछली बार बहुत साफ इनको कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी देयर फिजिकली। अब ये नया बहाना क्या लगाएंगे, पेट में दर्द है, पेट खराब है, कोई लिख रहा है कि पेट खराब है। कल जो है उनको लूज मोशन हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ भी हो सकता है सर। क्योंकि एक आदमी अगर इस हद पे उतर जाए कि वो हर लेवल पे जनता का पैसा और जनता के दी हुई सत्ता का किस हद तक एक व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। क्योंकि केजरीवाल साहब की जेब से तो कुछ लग नहीं रहा, रोज इनको वकील खड़े करने हैं। तो मुझे लगता है एलजी साहब को एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि अभी तक कितना पैसा केजरीवाल ने वकीलों पे खर्च कर दिया है, और इसका सैंक्शन क्या सरकार देगी या वो अपनी जेब से उठाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो लोग इनके स्टैंडिंग काउंसिल है वही अगर इनका पर्सनल केस ले रहे हैं तो चूना तो सरकार को लग रहा है और काम अपना हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में चीजें देखने को मिलेंगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का टाइम आ गया है। और अब केजरीवाल साहब है सर, ये कुछ नया तिकड़म कर सकते हैं। कल को बोल देंगे अचानक मुझे विधानसभा जाना पड़ गया क्योंकि वहां से फोन आ गया था मेरे पास। तो अब कुछ भी हो सकता है। तो एक आदमी जो हाईली अनप्रिडिक्टेबल हो, उसका फोरकास्टिंग करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा सर। लेकिन अमानतुल्लाह वाले केस में जो एंटिसिपेटरी बेल जो रिजेक्ट हुई उसकी, और उसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए, यदि वो कोई गाइड है तो इसमें तो ये पक्का है कि साहब की अगर अरेस्ट हो गए जिस दिन, बेल तो नहीं मिलेगी फिर। ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है सर, ये तो कानून में साफ लिखा हुआ ही है।
पीएमएलए इसमें तो एक्ट की खास, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया कि जैसे यूएपीए में कह दिया, उसी तरह से पीएमएलए में भी यही है कि इसमें बेल इज नॉट नॉर्मल, इसमें हाँ जेल ये इज रिवर्स है, नॉर्मल। एब्सोल्युटली। देखिए बाकियों में तो क्या है कि बेस्ड ऑन द ग्रेविटी यू डिसाइड वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। यहाँ तो वंस यू हैव मेड ए ऑफेंस एज पर पीएमएलए, जो भी पीएमएलए के शेड्यूल में ऑफेंस दिए हुए हैं, अगर आप में उसमें से कुछ भी कर दिया, चाहे जेब काटी, और वहां लिखा हो कि जेब काटना भी पीएमएलए के तहत आता है, वो जनता की तो जेब कट ही रही है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको बेल के लिए भी अप्लाई करना है तो पहले आपको ईडी से कोर्ट को पूछना होगा कि भाई साहब इसको छोड़ दें, आपको जरूरत है इनकी। ऑब्वियसली ईडी कहेगी बड़ी मुश्किल से तो ये दर्शन देने आए हैं, मतलब भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इनके दर्शन नहीं हो रहे, अब आप इनको भेज देंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो मुझे नहीं लगता ईडी अब इनको अभी बेल देने के लिए भी कहेगा। और ये तो मैंने पहले दिन कहा था कि ही स्पॉइलिंग हिज केस। अब कोर्ट को भी समझ में आ गया कि जब ये कोर्ट को ही टोपी पहना सकते हैं तो फिर ईडी वीडी क्या चीज है सर। तो देखिए सर, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और कल कल क्यूरेटिव पिटीशन लगी थी मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी डिसमिस हो गई। वैसे तो क्यूरेटिव पिटीशंस और रिव्यू पिटीशंस 99.9% डिसमिस ही होती हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि साहब सुप्रीम कोर्ट को भी इनसे कोई सिंपैथी नहीं है। सर देखिए, जो आपने क्यूरेटिव पिटीशन की बात करी, आज का मेरा वीडियो दर्शक चाहे तो चैनल में जाके मेरे विजय सरदाना इनसाइट पे डिटेल में देख सकते हैं। मैंने एक एक क्लॉज एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये पिटीशन रिजेक्ट हुई है। जी, तो ये थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे भी ब्रीफ कर दें। मैं वही कर देता हूं सर। तो उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अगर क्यूरेटिव पिटीशन लेके आते हो तो उसमें दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है सर। एक तो है नेचुरल जस्टिस का, कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। ऐसा ना ही हो जाए कि, देखिए अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है सर संविधान में, कि किसी भी व्यक्ति या सिटीजन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। अब अन्याय के कई तरीके हो सकते हैं और बेसिक फंडामेंटल इशू ये आता है कि क्या आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। अब ये तो कह नहीं सकते कि साहब हमें तो पूछा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, नोटिस भी नहीं दिया और सीधा उठा के जेल में ठोक दिया। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपके बड़े से बड़े वकील खड़े हुए हैं और दुनिया भर की बातें हुई हैं, तो वो तो आर्ग्यूमेंट चला नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका ये है, जो क्यूरेटिव पिटीशन में तब आता है कि क्या आपको लगता है जज आपके खिलाफ बायस थे। मैं ऐसा तो नहीं है कि किसी जज को खुंदक थी और आपको ठोक दिया अंदर कि नहीं इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो मैं इसको अंदर कर देता हूं। क्या ऐसा सिचुएशन है? तो वो भी नहीं है। तो ये दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सवाल इस बात का लेके आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के रिजेक्ट किया एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका कोई केस ही नहीं बनता है, इसमें क्या क्यूरेटिव बात करें। और उस जब आपने कोई केस ही नहीं बताया, उसका जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया आपने, आप कहते जी क्यूरेटिव पिटीशन फॉर व्हाट। गलती कहां हुई है कोर्ट से, ये तो बताओ। कि साहब वो हमें भी नहीं पता, तो फिर काहेगा क्योर चाहिए तुमको। बोले ये तो वही बात होगी कि आप डॉक्टर के पास चले गए, साहब इलाज करवा दो, ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर के हुआ क्या ऐसा पता नहीं, तो काहेगा इलाज करे। कौन सा ऑपरेशन करना है कि साहब पता नहीं, बस आप कर दो, ऐसे होगा। तो यही बात इनकी है और इसीलिए कोर्ट ने कहा भाई साहब आपको खुद ही नहीं पता, और जो जजमेंट दिया गया है वो कहीं कोई गलत नहीं है। और कार्रवाई जो है इसके आगे जो स्टेप्स हैं, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, तो इसीलिए वो रिजेक्ट हो गई। तो ये सिंपल जी सा। हाँ, वैसे तो कविता के अरेस्ट होने के बाद में तो, जबकि कविता अरेस्ट हो सकती हैं तो केजरीवाल का पाथ तो क्लियर ही है। ये बात है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले करेंगे या लोकसभा चुनाव का पूरा होने का वेट करेंगे, या कम से कम दिल्ली और पंजाब के चुनाव कंप्लीट होने का वेट करेंगे। ये जो डिसीजंस हैं ये तो दूसरे प्रकार के डिसीजंस हैं। लेकिन एक बात और केजरीवाल ने बड़ी जोरदार करी है, आज वो ध्यान हो आपको, कि आज उन्होंने जो पाकिस्तान से जो हिंदू सिख शरणार्थी आए हुए हैं और सारे के सारे वैलिड पासपोर्ट वीजा पे आए हुए हैं, उनको कहा ये घुसपैठिए हैं और इनकी ये हिम्मत
कि ये मेरे घर के आगे जो है ये इस तरह से कर रहे हैं और 1.5, 2, 3 करोड़ लोग आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आने चाहिए, क्योंकि सीएए का कोई भी डिस्कशन यदि आरंभ होगा तो भारत के पार्टीशन से आरंभ होगा, वो 2019 में आरंभ नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात, यदि लीगल बात करते हैं तो वह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से आरंभ होगा, जिसमें लिखा है कि इंडिया शैल बी डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम टेरिटरीज। वो मुस्लिम और हिंदू टेरिटरीज में डिवाइड नहीं किया गया था, वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। इसलिए इंडिया इज नेचुरल रिफ्यूज ऑफ एवरी नॉन मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसको आगे लियाकत नेहरू पैक्ट में तो अमली जामा भी पहना दिया गया। तो ये केजरीवाल जी, ऑफ कोर्स आप एक थोड़ा किसी को बोल दीजिए ना कि दिल्ली में वो कहीं से मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया ले जाके उनको गिफ्ट कर दे, उसमें सीए का बहुत डिटेल में विवेचन है। सर ये ऐसा है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बॉर्न जीनियस है सर, इनको क्या पढ़ाया जाए कोई, इनको इनका ये कहना है कि देखिए हमने तो भगवान कृष्ण से गीता सीखी है, बाकी हमारे लिए सब बेकार है। अब हम अगर किसी को सिखाएंगे तो सिर्फ कृष्ण जी को ही सिखाएंगे कि दुनिया कैसे चलती है, बाकी हमारे पास टाइम नहीं है। ये केजरीवाल साहब इज ए डिफरेंट कैरेक्टर, तो आप उसमें छोड़ दीजिए। सर जहां तक बात है कि जो इन्होंने कहा, उस पर भी मेरा एक वीडियो है कि जो भी सीए का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन सीए की नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था, कि ये बताएं कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए। जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो बता दें कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए। 23-24% आबादी थी 47 में, आज घट के 1.5% रह गई। ये सब जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स और जबरदस्ती के एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जितने भी अपने आप को ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल और सोशल पॉलिटिकल जीनियस समझ रहे हैं, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें। अगर इनके पास जवाब है तो मैं समझ जाऊंगा कि इनको कुछ सेंस है, अदरवाइज ये सिर्फ हवाबाजी है। इनको सिर्फ एक अच्छा जो काम इंसानियत के नाते सरकार ने किया है उसका विरोध करना है फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को देश की जनता को बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी खुद पोल खोल रहे हैं कि इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये कहते हैं मुस्लिम्स क्यों नहीं। भाई एक बात बताइए, पाकिस्तान का धर्म क्या है? ऑफिशियल धर्म इस्लाम। बांग्लादेश का क्या है? इस्लाम। अफगानिस्तान का क्या है? इस्लाम। अब इस्लामिक स्टेट में से अगर मुसलमान माइग्रेट हो रहा है तो क्या ये माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन है क्या? तो कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपने ही धर्म के देश में नहीं रहना चाह रहे, वहां से भाग के हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, क्यों? आपको इस्लाम पसंद नहीं है? अगर इस्लाम पसंद नहीं था तो पाकिस्तान में आप कह दीजिए ना कि सर ये माइग्रेशन बंद करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक कर दो, बांग्लादेश हिंदुस्तान को एक कर दो, अफगानिस्तान को भी हम मिला लेते हैं। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम रूट कॉज। अगर दम है तो ये बोले, वहां से आप पूरा टेररिज्म इंपोर्ट करो हिंदुस्तान में और उनको ऑफिशियल बना दो। ये क्या तरीका है? फिर तो जितने आतंकवादी कश्मीर में छुपे हुए हैं वो तो सब पहुंच जाएंगे लाइन लगा के सीए में कि साहब अब तो हम इंपोर्टेड टेररिस्ट थे, अब तो नेचुरलाइज टेररिस्ट हो गए हम भारत के। तो पाकिस्तान तो कहेगा मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बड़ा अच्छा कार्टून देखा था मैंने, उसमें एक कसाई जो है वो गाय को दौड़ा रहा है, तो एक व्यक्ति जो है वो गाय को शरण दे देता है अपने घर में। तो वो कसाई कहता है कि भाई ये तो अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेशन है, गाय को शरण दी है, मुझको भी शरण दो। हाँ सही बात है सर, अब क्या तो करें बेचारे भाई। जो प्रोसिक्यूटर है उसको भी बुलाओ, जिनको प्रोसिक्यूटेड है उनके साथ में, जिससे वो वापस प्रोसिक्यूशन शुरू कर सके। सर ये इलॉजिकल लोग हैं, इनको कुछ भी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान में, आप जैसे ही कैमरा और माइक ऑन करते हैं ना सर, बहुत सारे नए इंटेलेक्चुअल पैदा हो जाते हैं। समस्या ये हो गई,
कल मेरे पास एक जर्नलिस्ट आए थे, मैं उनको यही कह रहा था। वो कहता सर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा यू आर द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों के सामने जाके कैमरा और माइक ऑन कर देते हैं, उन बेचारों को कहते हैं अब आप बोलो, तो जितना अक्ल होगी उतना ही बोलेंगे ना, और आप फिर उनको लाके टीवी पे देश के सामने कहते हो ही इज एक्सपर्ट, तो उनकी बेचारों की फजीयत होती है और देश को भी समझ में नहीं आता कि यार कैसे लोग पकड़ के लाए हो। तो कुल मिला के सर ये एक सोशल डिबेट है, मुझे नहीं लगता इसके पीछे अब कोई लॉजिक है, और जो लोग सिर्फ सीएए का विरोध कर रहे हैं उनका एजेंडा एकमात्र ये है कि उनको मोदी सरकार को ह्यूमिलिएट करना है इन द नेम ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे भाई तुम्हें इतना ही शौक था तो गए क्यों? पाकिस्तान बनवाया क्यों? और आज भी बोल दो कि हमें पाकिस्तान वापस चाहिए, और मोदी साहब को बोले कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करें, सबसे पहले पीओके लो, उसके बाद फिर पाकिस्तान के एक एक करके हिस्सा लो, हम ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे। पास करो ना रेजोल्यूशन, है दम किसी में जो ये हंगाबाजी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? तो ये फालतू बात है सर, इनको कोई लेना देना नहीं है इस देश से, इनको सिर्फ अपना अखबार में और टीवी में फोटो छपवाना है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में आप ऊपर देखें क्यूआर, और उसको क्यूआर को स्कैन करके आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ में वीडियो को लाइक तुरंत ही करें, बाद में शेयर भी करें। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हल्ला गुल्ला हो रहा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुझे तो लगता है कि साहब की आज मैं डिस्कस कर रहे थे, मैं और कुछ और अन्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो हम लोग साथ ही एक कॉलोनी में रहते हैं, तो हम आज शाम को आज वॉक पे डिस्कस कर रहे थे, और हम तीनों जो थे इस मत के थे कि भाई ये पूरे इससे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो ये एक मुकदमा था वो बीजेपी द्वारा ले किया गया एक ट्रैप था। सर देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताइए सर, मैं एक चीज हमेशा, ये जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट और ये एनजीओ चलाने वाली दुकानें शुरू हो जाती है, इनको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान ने बुद्धि इन्हीं को दी है क्या? हिंदुस्तान का बिजनेसमैन, मान लीजिए कि मुझे भी चंदा देना है और संजय जी को देना है, और मैं चाहता हूं मेरा नाम सामने नहीं आए, आपको क्या लगता है मैं भेजूंगा अपने अकाउंट से पैसा? या मैं अपनी वाइफ को या बेटी को कहूंगा जाके यार तुम संजय जी को पैसे दिया हो? अरे भाई, मैं कोई एक अनजान आदमी कहूंगा यार तू जयपुर जा रहा, एक काम कर, ये डब्बे में ना मिठाई है, संजय जी के यहाँ पहुंचवा देना, और जो भाड़ा वाड़ा लगेगा मैं दे दूंगा। अब उसको क्या पता मिठाई के डब्बे में क्या है? अब आप कहोगे जी किसने दिया, ढूंढते रहो पूरे जयपुर और दिल्ली शहर में कि कौन था, मैं भी नहीं जानता उसको। तो सर कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर हमारे देश के एनजीओज को, एक्टिविस्ट को ये लगता है कि बिजनेसमैन, जब उसको पता है कि वैसे ही मोदी का और बिजनेसमैन को लेके आप कहते हो सूट बूट की सरकार, पहले दिन से आप यही क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो कोई आ बैल मुझे मार वाली बात करेगा क्या? जब केजरीवाल जैसे लोग बेनामी प्रॉपर्टी और पैसा गायब कर सकते हैं, और आज तक ईडी को परेशानी हो रही है ढूंढने में कि पैसा गया कहां, 100 करोड़ रुपए, तो ये तो बड़े गेम चलते हैं। फिर आपको क्या पता लगेगा किसने किसको कहां दिया, पहली बात। और दूसरी बात सर, मेरे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करनी है तो मुझे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड देना जरूरी है क्या? एक मैं छोटी सी बात कह रहा हूं सर, आपको चाहिए पार्टी ऑफिस, मैं कहूंगा यार ले लो बिल भेज देना मेरे वहां पे दिल्ली ऑफिस को। आपको गाड़ी चाहिए, मैं दिल्ली ऑफिस से बुक करा देता हूं, आपके यहाँ 4 गाड़ियां घूमती रही, मेरे ऑफिस अकाउंट में एडजस्ट हो गया। आपको क्या मतलब, मेरे को लोगों की बात समझ में नहीं आती कि यार इलेक्टोरल बॉन्ड से कभी चुनाव लड़े गए हैं? और जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया उससे कई गुना तो मंडी वाले लोग दे देते हैं। ये पूरा झगड़ा किसान आंदोलन का क्या था? क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टी इन आड़तियों के साथ खड़ी हो गई थी? भैया पॉलिटिकल फंडिंग ग्राउंड लेवल पे वही करते हैं। मुझे बताइए सर, हर पॉलिटिकल पार्टी, आज राहुल गांधी साहब इतना शोर मचा रहे हैं, इनकी यात्राओं में आज तक जितना खर्चा हुआ है, कोई उसका ऑडिट आया है आज तक?
और आप ये कह रहे हो कि इनकी जितनी भी यात्राएं और रैलियां होती हैं वो फ्री में हो जाती हैं। कौन पैसा दे रहा है? फिर आप कहोगे नहीं नहीं, ये लोकल जो कार्यकर्ता है ना, ये उठा के लाते हैं लोगों को। तो भैया बस में तो भर के लाते होंगे, बस का भाड़ा किसने दिया? फिर इनको चाय पानी खिलाना पिलाना होता है, वो कौन दे रहा है? कि नहीं वो तो एमएलए देख लेगा। एमएलए के पास पैसे कहां से आए? कि नहीं वो तो लोकल चंदा इकट्ठा होता है। तो फिर फर्क क्या रह गया? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके एमएलए को क्यों नहीं दिया? तो मुझे लगता है कि ये अभी तक ये वो बातें हैं कि जो लोग सिस्टम से बाहर हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान में होता है ना सर, आपका फेवरेट गेम है क्रिकेट, सारे लोग बैठे हैं, अरे यार सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है यार, इसको इस बॉल पे शॉट मारना चाहिए था। अरे नीचे उतर के देखो यार खेल कैसे जाता है। तुम बाहर कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, जनता में बैठ के अब हवाबाजी कर रहे हो कि ये बॉल ठीक थी, ये नीचे थी, ये शॉट कम था ज्यादा था। ये सब जो साइड लाइन पे लोग बैठे हैं ना, ये ज्यादा शोर मचाते हैं। इनको पता ही नहीं है दुनिया कैसे चलती है। और मैं तो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बॉन्ड नंबर दे दो, दे दिया, पता लगा अब ये तो सबको पता है ना कि 50% 52% बीजेपी को मिला है। आप क्या करोगे? आप यही टैली करोगे कि 47% 47% मान लीजिए बीजेपी को मिला है। चलिए वो हो गया। एक पार्टी ने, मान लीजिए, एक मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं सर, एक पार्टी ने बीजेपी को 50 करोड़ दिए, उसी पार्टी ने कांग्रेस को 2 करोड़ दिए। क्या कंक्लूड करना चाहोगे सर आप? चलिए मान लिया बीजेपी सत्ता में थी, कांग्रेस को 2 करोड़ क्यों दिए? वो रिश्वत थी या क्या था? वो कुड प्रो क्रो था या नहीं था? हो सकता है कि राज्य सरकार में उसका काम अटक रहा हो, कांग्रेस की राज्य सरकार में काम अटक रहा हो, उसने उसको कहा ठीक है मैं सेंट्रल पार्टी में तेरे पैसा दे देता हूं, मेरा काम करवा। अब क्या प्रूव क्या करना चाह रहे हो? पहले दिन से मैंने इसको ये कहा, इस मुद्दे पे ये कहा है, आप डेटा निकाल लो, एनालिसिस कर लो। अदर देन प्राइम टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी और बाकी जो करना है आप कर लीजिए। इसका ना तो कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, ना कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ना कोई सोशल सिग्निफिकेंस है। और आप आज तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हो, आपको पता तो लग गया कि कम से कम इतना पैसा थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड आया। 14 से पहले या 19 से पहले जितना चंदा इकट्ठा हुआ कांग्रेस के टाइम में, 2000 के बाद जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए ना। कांग्रेस अपनी बैलेंस शीट जारी करेगी कि आज तक किस किस से पैसा आया। ये उठा के दे देंगे जी 20 करोड़ मिला, 50 करोड़ मिला। 50 करोड़ से ऑल इंडिया चुनाव लड़ा जाता है क्या? किसको मूर्ख बनाते हैं सर ये लोग? एक किस्सा अभी अभी गुरु मूर्ति जी ने बाहर ट्वीट करके बताया। मेगा इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है कि साहब मेगा इंजीनियरिंग ने टीआरएस का कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ चला रही थी, ठीक है। मेगा इंजीनियरिंग के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था 2019 में, और उनके अकाउंट्स में से ये निकला था कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने कांग्रेस को ट्रांसफर किए। सर मैं इसी एक तरह चीज से बता दूं, वो फ्यूचर गेमिंग वाला है, उसका फ्यूचर गेमिंग वाला जब वो निकाला जाएगा तो वो सारा का सारा आपको मिलेगा कि वो, क्योंकि वो केरल और तमिलनाडु का है, तो उसके सारे पैसे, अधिकतर केरला में उसका धंधा है, तो वो आपको मिलेगा कि उसके सारे पैसे जो उसने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो किसको दिए हैं, वो मिलेंगे आपको जाते हुए कांग्रेस को और सीपीएम को। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई? सर मैं इतना ये अलग जानता हूं, बात है कि साहब उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूं सर, होगा क्या कि अभी तक जो लोग इनको पैसा दे रहे थे ना, कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टी, तो सबको पता है कि सत्ता में तो बीजेपी वापस आनी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कितना भी शोर मचा लो। फंस गए बाकी लोग जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया या ऑपोजिशन को सपोर्ट किया। अब वो कहेंगे यार अब सत्तारूढ़ दल हमारी जान ले लेगा, अब वो दूर भागेंगे क्योंकि पता तो लग गया कि तुम किसके क्लोज हो। अब अगर उनके ऊपर मान लीजिए कल को इनकम टैक्स का छापा पड़ा या कोई और इंक्वायरी बैठी बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग कंडक्ट,
फिर यही कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे देखो हमारे को जिसने डोनेशन दिया सरकार उसके पीछे डंडा लेके पड़ गई। फिर ये उन्हीं अपराधियों को बचाने का प्रयास करेंगे जिनको आज ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस पूरी एक्सरसाइज का कोई लॉजिक नहीं है। पैसा आया, पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया, बीजेपी को मैक्सिमम मिला 50% और बाकी सब में 50% बटा। ये फैक्ट है। किसने किसको दिया इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ एक न्यूज़पेपर हेडलाइन के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे उसका? मान लीजिए कि मैंने मोदी साहब को 50 करोड़ रुपए दिए, आप क्या कर लोगे? सुप्रीम कोर्ट क्या मुझे कहेगा कि मैंने गैर कानूनी काम किया? ऑडिटेड है, मैंने पैसा दिया है। आप कहोगे जी आपने नाम क्यों नहीं बताया? नहीं बताया, किसी ने पूछा नहीं, आपने पूछा, छाप दिया आपने, वेरी गुड। अब आगे क्या करना है? मैं जाके बीजेपी को एप्लीकेशन दूंगा कि मेरे 50 करोड़ वापस करो? ये तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। इनफैक्ट आप मेरी समाज में इज्जत और बढ़ा दोगे कि विजय सरदाना इज क्लोज टू बीजेपी। मेरा वेट बढ़ गया सोसाइटी में। क्योंकि मैं पावर सेक्टर के पास आ गया। अभी तो मैं छुप के कर रहा था। साहब जो सबसे बड़ा जो हम कहेंगे आप उसको आप सबसे बड़ी आपदा मान लो, विपदा मान लो, डिजास्टर मान लो, कैलेमिटी मान लो, कुछ भी मान लो, वो ये है कि इसमें ना तो अंबानी है ना अडानी है। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। जिस काम के लिए आपने पूरा तमाशा किया, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या था सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है अडानी साहब, अंबानी साहब ये बैठ के आज मेरे को एक सिंपल सा बात बताइए सर, मैं बहुत ऑफिशियल बात कर रहा हूं। आज आप रिलायंस की बैलेंस शीट उठा लो, उसमें शेयर होल्डिंग देख लो किसकी है। टॉप 10 में मुकेश अंबानी का नाम नहीं है। उनकी जो बाकी कंपनीज हैं, होल्डिंग कंपनीज हैं, कोई कमर्शियल ट्रेडिंग होगी, कोई ट्रेडिंग होगी, कोई किसी और नाम से होगी, मुकेश अंबानी तो हाईएस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है ना। तो अलग अलग जो ग्रुप कंपनीज होंगी जिसमें और कई काम होते होंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग का एक तरीका होता है। लोग समझते नहीं है, सिर्फ शोर मचाते हैं। आप अपनी लिमिटेड कंपनीज को या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बिकॉज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी प्रोविजंस आप उसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। क्योंकि किसी आपको हर साल एक्विजिशन करने हैं, आपको कहीं और पैसा डाइवर्ट करना है, कहीं पे आपको सीएसआर का काम करना है, कहीं पे आपको कुछ और करना है, कहीं पे आपको कुछ और डील्स करनी है, कोई शेयर आपको बेचना है, तो आप मेन कंपनी में से सारे काम थोड़ी करते हो। आपने उस कंपनी को 10, 12, 15 अपनी शेयर होल्डिंग छोटी कंपनियां बना दी। किसको कहां कैसे एडजस्ट करना है, ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या है? तो ये जब चीजें सामने आती हैं तो आप कहोगे जी रिलायंस मुकेश अंबानी की कैसे होगी? उनके पास तो शेयर बहुत छोटे से, मुश्किल से 15, 20, 50 हजार शेयर होंगे। जबकि एज ए फैमिली शेयर होल्डिंग, अगर मैं कहूं होल्डिंग ऑफ रिलायंस फैमिली मस्ट बी समथिंग अबाउट 300 करोड़, 330 करोड़ के आसपास होंगे, जो मेरा असेसमेंट है। अब उसमें से मुकेश भाई के पास तो मुश्किल से 3 करोड़ भी नहीं होंगे। फिर आप कहोगे जी रिलायंस मुकेश अंबानी की कैसे हो गई? अब आपकी इग्नोरेंस है, आप समझना ही नहीं चाहते तो क्या करे कोई। तो ऐसी 50 कंपनियां हैं, सैकड़ों काम रोज होते हैं। छोटी बड़ी कोई कंपनी उन्होंने दिल्ली में खोली होगी, कोई रेंट पे लेना होगा, तो मेन कंपनी को कौन इन्वॉल्व करता है सर? आपने एक सब्सिडरी बनाई, उसको काम पे लगा दिया। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि अब ये क्या करेंगे, ये पूरी जो 1000, 2000, 4000 कंपनियां हैं, ये सबको निकालेंगे। ये अब आरओसी को तंग करेंगे, इस कंपनी का शेयर होल्डर बताओ, इस कंपनी का शेयर होल्डर बताओ। पता लगेगा उस कंपनी का शेयर होल्डर भी एक और सब्सिडरी कंपनी है। फिर कहेंगे जी उसका भी बताओ। ये तो आरओसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ऐसा है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमने पहले बेच दी, ये तो हमारे पास है ही नहीं। अब आप किसको लेके जाओगे? पुराने वाले को, नए वाले को? कब बेची, क्या बेची? और सर पूरी एक्सरसाइज करने के बाद मिला क्या? तब तक चुनाव निकल गए, जो इनका पूरा करने का था, एजेंडा था। अब चुनाव निकल गए। मान लीजिए आपने जून जुलाई में लिस्ट छाप भी दी कि साहब
मुकेश भाई ने एक्स दिया, अडानी साहब ने वाई दिया, विजय सरदाना ने जेड अमाउंट दी, संजय जी ने एक्स अमाउंट दी, क्या मिलेगा उससे? क्या पर्पस है? और हर चीज सर, मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए सर, अगर आप दिल्ली आते हैं और मैं आपको मेरा ड्राइवर और गाड़ी भेज देता हूं कि संजय जी को दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ये गाड़ी भेज रहा हूं, यूज इट, इनडायरेक्टली आपके 1000-2000 रुपए बच गए। मुझे आपको अप्लाइज करना था, मैंने कर दिया। अब क्या बोलोगे कि गाड़ी किसके नाम पे घूम रही थी? क्या प्रूव करना चाह रहे हो? ये तो एक्सपेंडिचर में बुक हो जाएगा, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अरे मैं कहूंगा, वो कहेगा जी गाड़ी किसके लिए भेजी थी? मैंने कहा ड्राइवर जी खाना लेने गया था। वो क्या बोलोगे बात? ये कहीं लिखा है कि गाड़ी में कौन बैठा था? गाड़ी पेट्रोल भराने गई थी, गाड़ी गैराज में गई थी, गाड़ी टायर बदलवाने गई थी। आप कुछ भी बहाना दे सकते हो ना सर। गाड़ी कोर्ट में फाइल जमा कराने गई थी, क्या करोगे आप? तो कहने का मतलब है सर कि ये अननेसेसरी एक इनको उम्मीद ये थी कि बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, बड़े बड़े काम हो जाएंगे और ये कुछ पॉलिटिकल स्कोरिंग कर लेंगे। ये इनकी इमेच्योरिटी है। लेकिन ये जो जजमेंट है, जजमेंट पे भी तो कुछ कमेंट्री कीजिए सर। जजमेंट तो देखिए ऐसा है कि आप अपील करने गए कोर्ट में कि साहब ये लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा कर दो। मैं तो कह रहा हूं एसबीआई ने गलती करी। एसबीआई को पहले ही लाके 2 ट्रक कागज रख देने चाहिए थे। ये लो सर, आपने मांगे थे कागज, ये सारी फाइल है, अब इसका बताओ क्या करना है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके 2 टेम्पो खड़े कर देते कि ये लीजिए बॉन्ड के सारे रिलेटेड के, अब छांट लीजिए जो करना है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन खुद कोर्ट जाता है ये कह के कि साहब ये कागज समझ में नहीं आ रहे हैं, एसबीआई को बोलो कि जरा हमारे साथ बैठे और इन कागजों को निपटाएं। तो एसबीआई भी कहता ठीक है, मैं 3 अफसर लगा देता हूं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के करेंगे, मैं वापस नहीं लूंगा कागज, दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आपके 3 ऑफिसर जाते, 3 ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के बैठे होते, पन्ने छांटते रहते, 6 महीने लग जाते, किसी का दोष था ही नहीं, पर टाइम पास हो जाता। और क्या था सर, आपको 22,000 पन्ने ही तो अलाइन करने थे। 22,000 एक दिन में आप कितने करेंगे? 50, 100, 1000? तो 1000 पन्ने करने के लिए आपको पूरी फौज चाहिए, टीम चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेज करेगा या ये पन्ने छाटेगा बैठ के? तो एसबीआई ने अपना केस बिगाड़ा है। पता नहीं उनको एसबीआई को किसने एडवाइस किया है। तो ये सीधी सी बात है, ये उठा के दे देते इनको, अपने आप ही इलेक्शन कमीशन पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट के साहब, समझ में नहीं आ रहा है, हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ना जाते, कागज दिए, ये सारे 5, 10, 15 हजार पेपर स्कैन करके अपलोड कर देते। फिर एनजीओ वाले ढूंढते रहते कि साहब नंबर नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, एक लिस्ट उठा के नंबर दे देते। फिर कहे जी नंबर अलग है, रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, तो सुप्रीम एसबीआई को बोलना दिया था, हम कर देते हैं सर, टाइम दे दो हम कर देंगे, 22,000 कागज है, हमें रोज के कम से कम 500 कागज हम कर देंगे, उस हिसाब से आप 44 दिन का टाइम दे दो, निकल गए चुनाव, खत्म हो गई। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, इनको जो है दे शुड हैव प्लेड मोर स्मार्टली। बेवकूफ़ों की तरह पहुंच गए वहां पे, जानते हैं कि साहब वहां पहुंचेंगे तो फिर जो है वो पूरा का पूरा जो कबाल है इनका वो किस तरह से बिहेव करेगा, और सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ ही जाता है इन लोगों के सामने ऐसे मामलों में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैंने ये ये नहीं देखा है कि इस तरह के देखिए जो हल्के मामले होते हैं ना उसमें बड़ी जल्दी प्रेशर में आता है, जो लंबी हियरिंग वाले होते हैं उसमें जो है वो जो सरकार के वकील हैं वो बाजी मारते हैं। ये जनरल सर, पैटर्न देख रहा हूं मैं। मेरा सर ये मानना है कि आज तो इलेक्शन कमिश्नर पे भी गए थे स्टे लेने, वो भी कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम लेजिस्लेशन स्टे थोड़ी करते। नहीं, पॉइंट इन्होंने किया ना, किसान आंदोलन में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, गलत था ना वो तो देखिए, मैं तो उसमें गलती जो है सरकार की मानता हूँ। इनको जो है वो इनके पास जब पावर थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो गलतियां करके खुद ही तो भुगत रहे हैं। अब सवाल इस बात का है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक तो एसबीआई की तरफ से जो स्टैंड लिया गया, मुझे नहीं पता कौन उनको एडवाइस कर रहा था, इट वाज जस्ट अ कॉमन सेंस अप्रोच।
दूसरा जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टैंड लिया, सर सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी सिंपल कि अगर वो डिले करता तो लगता सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट, तो दे वांटेड टू बी क्लीन कि उन पे किसी तरह का एलिगेशन ना आए। उन्होंने कहा यार इसको करो, थोड़ा और स्ट्रिक्ट दिखा दिया कि आपको 24 घंटे में कागज देने ही देने हैं, उन्होंने उठा के दे दिया। ये काम पहले भी हो सकता था, यही अगर एसबीआई को करना था पहले कर देते, कम से कम इस तरह की फेस सेविंग तो रह जाता। बाद में जो होता होता, सब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आधे हैं, अधूरे हैं। उनका ठीक है जी, कौन कौन सा चाहिए बता दो, आप कहते हो सारे दे दो, हम आपको दे देते हैं। वो कहते रिकनसाइल करो, उसमें टाइम लगेगा, सबको पता है 22,000 कागज है सर रोज के, अगर हम 500 भी करेंगे तो 2 महीने तो लग जाएंगे ना, छुट्टी सैटरडे संडे भी तो है बीच में। तो 2 महीने का टाइम हम मांग रहे हैं आपसे, मार्च चला गया, अप्रैल मई जून में हमने आपसे कहा ही था दे दो, 10 दिन का ही तो आगे पीछे फर्क है। आराम से ये इश्यू हो जाता है, अननेसेसरी अपनी बेइज्जती करवाई सुप्रीम एसबीआई ने, आई डोंट नो व्हाई। ये That- आपने जो है वो फार्म लॉज वाली बात और इसमें भी जोड़ दी। फार्म लॉज का जो इन्होंने किया था वो किया था, मैंने सुना कल एक महापंचायत हुई दिल्ली में, आपको पता चला? सर पता क्या चला, वो तो दिल्ली पुलिस ने इधर उधर डाइवर्जन कर रखे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं गया था कोर्ट, कल मेरा आर्बिट्रेशन था, कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक जाम कुछ नहीं। वो तो ऐसा है ना, अब समझ कोई गए हैं। रिपोर्टिंग ही नहीं है सर, कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये क्या मतलब, इतनी बेइज्जती किसानों की, इतनी बेइज्जती। तो जो ये कहते हैं कि साहब सरकार जो है हमारी नहीं सुनती, सरकार हमारी बेइज्जती करती है, सरकार हमें इग्नोर करती है, पब्लिक ने इग्नोर कर दिया। सर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, कितनी बार टिकैत साहब को अपनी जमीन तलाशनी है, कोई भी जो विरासत है उसमें चाह रहे हैं किसी तरह से थोड़ी बहुत जो बची हुई इज्जत है वो थोड़ी सी बच जाए, खत्म हो गया ना खेल सर। कौन समझता है, अब ये बोलते रहेंगे बक्कल उतार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सर अब नहीं चलता है। आप जनता के ऊपर दादागिरी से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। और अब तो ज्यादा ये उछल कूद करते हैं, तो सीधी सी बात है, अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के चक्कर में अंदर भी ठोक देते हैं, इनको बचाने वाले भी कोई नहीं आता इनकी तो। सुनते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत तो सेवा पूजा की भी गई है। सर वो तो उनको भी पता है कि एक बार जब हत्थे चढ़ गए और एक बार केस फाइल हो गया और उल्टा सीधा हो गया ना, तो फिर पूरी जिंदगी ये दौड़ते रहेंगे और इनको कोई बचाने वाला भी कोई नहीं आने वाला। ये गलत है। ये सिर्फ जैसे कहते हैं कि एक वो बुझता हुआ दिया होता है ना, एक वो जो फपक के लौ जलती है उसकी लास्ट में, ये सब वही है। ये कुछ नहीं, हिंदुस्तान की जनता को किसान से सिंपैथी है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आप और हम भी किसान की इज्जत करते हैं, हम भी ये मानते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से डिफर करते होंगे। कोई भी हाँ है, व्यक्ति लेकिन हम जो रास्ता सोचते हैं कि साहब जिस रास्ते से किसान का भला हो सकता है, ये जो हाँ बैठे हुए हैं ठेकेदार, ये तो ठीक उसका उल्टा करते हैं ना। ये तो ऐसे काम सर, करते हैं इनको जिससे किसान का भला ना हो, किसान इनका गुलाम बना रहे। सर किसान, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है, ये शोषण किसान का ही तो करते हैं सर। इन्होंने जमीनें जो हथिया के आज कब्जा कर रखा है वो किसका किया है? आज जो टिकैत साहब की पूंजी बनी है वो किसकी कीमत पे बनी है? जो इन्होंने जमीनें एक्वायर करी है वो किसकी कीमत पे करी? किसानों का नाम लेके करी है ना। जाके शुगर मिल के आगे बैठते हैं, धरना देते हैं, वहां से चंदा वसूल करके आते हैं। क्या करते हैं? किसानों का झुंड ले जाते हैं, मिल के आगे बैठ गए कि हमें पैसा दो, नहीं तो हम यहाँ गाड़ियां नहीं आने देंगे। बेचारा एंटरप्रेन्योर जो मालिक होता है, मिल मालिक, वो इनको पैसे दे देता है कि अब दफा हो जाओ, काम तो करने दो। ये तो इनकी इज्जत है। इनको लगता है ये बहुत बड़े नेता है। इनकी हरकतें देख के लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, मैं इस समय मीडिया में नहीं बोलना चाहता हूं। अगर यही इनकी इज्जत है और यही नेतागिरी है, तो फिर जेल के अंदर रहो या बाहर रहो, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। हाँ, और साथ में एक जो बात कर रहे थे ना कि जो पंडेर और वो सब उन्होंने चड़ूनी को और टिकैत को इसलिए बाहर रखा था कि आप लोग जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ महापंचायत में तो सारे एक साथ थे और सबने यह आह्वान किया कि बीजेपी को हराओ। सर कौन सुनता है इनकी? इनके अपने गांव वाले तो बीजेपी को वोट देते हैं, इनकी अपनी तो जमानतें जब्त हो जाती हैं। मतलब जिसका अपना कुछ नहीं,
वो दूसरे को एडवाइस कर रहे। भाई वो बीजेपी टिकैत को का हराओ किस्सा है ना, वो टिकैत का किस्सा है ना भाई। उसको विधानसभा में भी 9,000 वोट मिले और लोकसभा में भी 9,000 ही मिले, जबकि उसमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है विधानसभा की। सर उनके उसकी गांव अपर वाले ही लिमिट उन है पे 9,000। सर वो तो अब क्या बोले अब ठीक है अब, क्योंकि इनके पिताजी का गुडविल था, समाज में उनकी इज्जत थी, इन्होंने जिसको वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं आजकल, परंपरावादी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो वंशवादी। केजे वंशवादी। तो पॉइंट ये आ जाता है कि ये टिकैत साहब वंशवादी राजनीति का एक हिस्सा बनना चाह रहे थे कि मेरे पिताजी का सम्मान था, वो गरीब थे लेकिन उन्होंने किसान का सोचा। अब इन्होंने कहा क्योंकि गुडविल उन्होंने बनाई तो मैं भी एनकैश कर लूं। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है सर, अब वो जमाने गए जब लॉयल्टी गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये राजशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आपके अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके काले कारने में दुनिया के सामने आ जाते हैं तो लोग आपको नहीं देते इज्जत। ये जमाना बदल गया है सर, ये जी दुनिया वो नहीं रही। यू हैव टू परफॉर्म टू अर्न। सी पॉइंट ये आता है, यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट। ये जितने लोग हैं ना, दे वांट टू डिमांड रेस्पेक्ट। फर्क है। ये कहते हैं मैं क्योंकि टिकैत साहब का बेटा हूं तो मेरी इज्जत करो, जबकि समाज ये कहता है भैया इज्जत कमाओ। ये फर्क है दोनों। जी, तो आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के प्रश्न, पहला प्रश्न जो है वो ये बीजेपी का, ऑन मनोहर लाल खट्टर जी, पंजाबी हिंदू आफ्टर 1966 पंजाबी हिंदू couldn't be CM of Punjab as he is Hindu and couldn't be CM of Haryana as he is Punjabi, but Modi ji made Khattar ji CM of Haryana. नमन मोदी जी। टिप्पणी है इनकी, धन्यवाद आपको जय बीजेपी जी। सुनील गुज्जर, केजरीवाल एक सब्जेक्ट होगा PhD का। कई रिसर्च करेंगे सर, इसके कई डायमेंशन निकलेंगे। दिनेश दक्ष, have you seen Junior Chandrachud's 2019 lecture on CAA which has resurfaced again? हाँ बिल्कुल देखा साहब। और तो चंद्रचूड़ जी का स्वयं का कनेक्शन जो है एक बड़ी इनफेमस अमेरिकन फर्म से निकला है। He was also using words like liberty, secularism, and the way he was saying RSS. What are your thoughts on him? He looked woke ultra pro max. सर इग्नोर करिए, देश की जनता ज्यादा समझदार है। इनका कोई देखिए, अगर इनकी बातों का वजन होता तो पब्लिक ओपिनियन आपको इलेक्शंस में दिख जाती। मेरे अगर मान लीजिए मित्र हैं और उनकी अपनी ओपिनियन है, एज ए फ्रेंडशिप मैं उनको कह सकता हूँ हाँ यार वेरी गुड लेक्चर, वेदर आई ट्रस्ट इट और नॉट इज अ सेपरेट थिंग। तो ये लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, ये सब कहानियां सर तब आती हैं जब हिंदुइज्म की बात आती है। आप एक वर्ड मेरे मान लीजिए, इंटरनेट पे जाइए, सेक्युलरिज्म इज एंटी इस्लामिक। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो सेक्युलरिज्म हराम है। आप उठा के हमास का चार्टर पढ़ लीजिए। हमास ने साफ लिखा है, जब टू नेशन थ्योरी की वहां बात हो रही है, इजराइल एंड गाजा टू को एग्जिस्ट, हमास का चार्टर इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, मेरा उस पर वीडियो भी है 2-3। आप साफ उसमें लिखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इज एक्चुअली क्रिएटेड टू डाइल्यूट इस्लामिक फिलोसफी बाय वेस्टर्न वर्ल्ड एंड लेफ्टिस्ट। ये हमास का इंटरप्रिटेशन है सेक्युलरिज्म का। और इस्लाम क्या, हमास क्या बोलता है, वी आर हियर टू डिफेंड इस्लाम। तो ये तो फैक्ट है ना सर। ना कि until Jews are exterminated all over the world, तो the ये बता last day दीजिए of सर, judgment will not arrive. किसी मौलाना ने ये कहा है कि सेक्युलरिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन इस्लाम? एक मौलाना बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। अरे छोड़िए ना, कहाँ भी आप फंस गए उसमें। अरे हमारे गांधी अब्बा जो थे वो बेचारे मर गए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करते करते एक मस्जिद से नहीं गवा पाए, एक मदरसे से नहीं गवा पाए, मंदिरों में गिरवाते रहे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विजय जी तुसी ग्रेट हो, सुनील गुज्जर। धन्यवाद। विप्लव जी कह रहे हैं कि ममता ने अपना सिर फोड़कर केजरीवाल को इशारा तो नहीं कर दिया जेल जाने से बचने के लिए? हाँ हो सकता है, अचानक पता लगेगा रात को बाथरूम में स्लिप हो गए, कुछ हो गया,
पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट, व्हाई सीपीएम अपोज्ड ई बॉन्ड्स नॉट टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट? सर उन बेचारों को देगा कौन? कौन चाहता है कम्युनिस्ट राज सर? जितने भी दुनिया में देश थे कम्युनिज्म के, वो सब बर्बाद हो गए। एक बची खुची उम्मीद थी, चाइना, वो आज सबसे ज्यादा लिबरलाइज नेशन है। तो ये सब आइडियोलॉजी सर आउटडेटेड हो चुकी है, इनकी एक्सपायरी डेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई। ये सारी आइडियोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की थी। अब इनका कुछ औकात बची नहीं, लोगों ने इसका साइड इफेक्ट देख लिया। एक समय था 30-35 देश कम्युनिस्ट हुए थे, पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप इसी ब्लॉक पे चला। क्या मिला अल्टीमेटली? तो ये सिर्फ ऐसा है, ये सीपीएम या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये है कि टैक्स पेयर के पैसे पे राज करो, ऐश करो। और उसका एक खामियाजा हमारे सामने है, केरल। केरल इज डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली बैंकरप्ट। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, सबसे ज्यादा जहां सोना बिकता है। मेरा कल एक वीडियो है, आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसका ही टाइटल ये है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शिक्षित और अमीर राज्य दिवालिया घोषित। तो ये तो इनकी लेफ्ट कॉन्सेप्ट है। इनकी ना इनके काम पढ़ाई आई ना पैसा आया, तो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी किस काम की थी? जी, अगला प्रश्न है, सर विल तिहाड़ जेल सुपरवाइजर ऑल्सो गिव केजरीवाल 48 साइज शर्ट, रेनॉल्ड पेन एंड चप्पल? ये तो दे देंगे, इसमें तो क्या दिक्कत है, वो तो अलाउ कर देंगे कि आप ले आइए, वीआईपी गेस्ट हो सर, यू आर दैट मच फ्रीडम। बालाजी नरसिम्हन, will there be legal challenges to CAA in the SC? Already there are, already है, कोई फर्क नहीं। आतिश शर्मा, ईडी क्यों नहीं उठा लेती, कृपया बताएं। वो हम बता चुके हैं आपको सर। देखिए, ईडी नहीं उठा के लाती, उसका कारण बहुत सिंपल है। ईडी नहीं चाहती कि, जैसे कहते हैं ना कि नाखून कटा के ये शहीद बन जाए, वो नहीं चाहते। ये कहते हैं इनको कोर्ट में पहले बेइज्जती होने दो, अल्टीमेटली कोर्ट कहेगा यू गो एंड अपीयर इन फ्रंट ऑफ ईडी। ये होगा, आप देखना अगले 2-3 दिन में ये आने वाला है। ये कल ही होगा। जब ये नहीं आएंगे ईडी के सामने कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद, तब जनता ये नहीं कहेगी कि केजरीवाल बेचारा। जनता ये कहेगी कि इसने कोर्ट का आदेश नहीं माना, तो जो सिंपैथी मिलनी चाहिए थी वो नलीफाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नहीं जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि देश के संविधान की अवमानना। और दूसरी तरफ फिर ईडी हैज ए राइट टू इशू अरेस्ट वारंट। आप अपना जाके रात को उठा लाइए, कौन रोकने वाला है? तो ये इनके सारे जो पैतरेबाजी हैं, सरकार और ईडी नहीं चाहती कि इनको किसी भी रूप में पब्लिक सिंपैथी मिले, इसलिए अच्छा, ये एक बात केस और बता दूं, आपको याद भी दिला दूं, आपको भी और इनको भी बता दूं कि ये जो के कविता अरेस्ट हुई है ना, इन्होंने भी कई बार ये सम्मान अवॉइड किए। सर सबने किए ना, अमानतुल्लाह खान ने किए 5, आपके सोरेन साहब ने किए, के कविता ने किए। अब क्या हुआ सर कि देखिए, ट्रायल कोर्ट ने बोला, जो केजरीवाल के खिलाफ जो स्ट्रिक्चर दिया जस्टिस लेडी मल्होत्रा ने, उन्होंने क्या बोला दिव्या मल्होत्रा के केस में? यू वायलेटेड एज पर द गाइडलाइंस सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट, यू वायलेटेड, यू एक्यूज्ड केजरीवाल शुड अपीयर। ये वर्ड यूज किया उस जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ में, एक्यूज्ड केजरीवाल शुड अपीयर इन द कोर्ट। तब ये गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, नहीं तो उसी दिन इनका हिसाब हो जाता। दूसरा, ये गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जितने केसेस गए, दिल्ली हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल के वहां के शायद लॉ मिनिस्टर का केस आया था, फिर इसी तरह से झारखंड का केस आया था, 1-2 और केस आए थे। वहां पे भी हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया, पीएमएलए कानून में जो लिखा हुआ है, देयर इज नो एक्सेप्शन। आपको ये थोड़ी लिखा हुआ है उसमें कि चीफ दिस लॉ इज ओनली फॉर सिटीजन एंड नॉट फॉर वीआईपीज, ऐसा तो कहीं नहीं है। एनी पर्सन हु इज कॉल्ड फॉर शुड अपीयर, सिंपल सी बात है, तो उनको जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया। तो अब ये कहां जाएंगे? तो जो कंफ्यूजन था वो हर लेवल पे रिजॉल्व हो गया है, इसीलिए अब ईडी इज फ्री टू टेक। तो स्पीड बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कार्रवाई की। जी, तो अब यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।